हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और पीडीएफ के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत का क्रैश कोर्स 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 5 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस संस्कृत क्रैश कोर्स में आपको टोटल 12 क्लास करवाएंगे और यह हमारे उन 12 क्लास में से 5वां क्लास है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 4 तक की क्लास को अटेंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य 4 क्लास को भी जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन 12 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% संस्कृत के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन को ले लिया गया है। तो चलिए इस पार्ट 5 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता, आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन है तो आप सिर्फ मुझ पर बिलीव करके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझते और याद करते हुए चलिएगा और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो जो उपनिषद के रचनाकार हैं वे महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास ने उपनिषद की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास उपनिषद के रचनाकार हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? हमारे संस्कृत के सिलेबस में जो सबसे पहला पाठ है वह मंगलम पाठ ही है। और मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास। तो मंगलम पाठ के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास है, जो कि हमारा पहला पाठ है संस्कृत का। और उपनिषद के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो हमने आपको व्याख्या किसमें बताया था कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र थे, और सभी मंत्रों का हमने आपको हिंदी अर्थ भी बताया था। तो अगर आपने संस्कृत संपूर्ण व्याख्या का प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में जाकर संस्कृत संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर इसके 5 चैप्टर के हिंदी व्याख्या को भी स्पीडली देख सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में और ज़्यादा ईजी लगेगा। वैसे भी आप इन क्वेश्चन को समझ जाइएगा। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 10, 8, 5 या फिर 7? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। अणु से छोटा कौन है? यह जो अणु है, इस अणु से भी छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा या फिर संसार? तो अणु से भी छोटा है वह आत्मा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मा। अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा आत्मा है। किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की या फिर मोह की? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि किसकी हमेशा जय होती है। तो सत्य की हमेशा जय होती है। सत्य बोलने वाले हमेशा विजयी होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सत्य। सत्य की जय होती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? जितनी भी नदियाँ बहती हैं वे बहने के बाद लास्ट में कहाँ मिलती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में या फिर तालाब में? तो सभी की सभी बहती नदियाँ आखिरकार समुद्र में जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी समुद्र में मिलती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जो जंतु का हृदय रूपी गुफा है उस गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता या फिर राक्षस? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तत्व। जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। जो ब्रह्मा को प्राप्त करने का विषय बताया गया है किसमें बताया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वतर में या फिर मुंडक उपनिषद में? तो ब्रह्मा को प्राप्त करने में जो बताया गया है मुंडको उपनिषद, मुंडक उपनिषद में बताया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद में बताया गया कि ब्रह्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? यह जो देवलोक का मार्ग है यह किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से या फिर मोह से? तो जो देवलोक का मार्ग है वह हमेशा सत्य से प्राप्त होता है और सत्य की हमेशा जय होती है, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। और यह सत्य से रिलेटेड वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन, यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि जो सत्य है उससे क्या प्राप्त होता है? पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक या फिर कोई नहीं? तो सत्य से हमेशा देवलोक की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है।
मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? जो मृत्यु है इसको वश में कौन कर लेता है? मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, विद्वान लोग या फिर कोई नहीं? तो मृत्यु को वश में सिर्फ विद्वान लोग ही कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्वान। मृत्यु को वश में विद्वान कर लेते हैं। किसकी जय नहीं होती, अर्थात किसकी हार होती है? कौन अविजय होते हैं? सत्य, असत्य, क्रोध या फिर मोह। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि सत्य की तो हमेशा जय होती है, तो यह तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी जय नहीं होती है। तो असत्य की जय नहीं होती है और सत्य की हमेशा जय होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असत्य। असत्य की जय नहीं होती है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? जो उपनिषद है जिसके रचनाकार है महर्षि वेद व्यास, तो इस उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? सब विषय, सभी विषय का, परम पुरुष का, देव पुरुष का या फिर परम पुरुष का? यहाँ पर पुरुष है, यहाँ परम पुरुष है, इन दोनों में अंतर है। मतलब पर पुरुष मतलब होता है दूसरे व्यक्ति का, परम पुरुष मतलब होता है महान व्यक्ति का। तो यह जो उपनिषद है, इस उपनिषद में परम पुरुष महान व्यक्तियों का वर्णन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परम पुरुष। उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? यह जो उपनिषद होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 109, 108, 105 या फिर 111? तो कुल उपनिषदों की संख्या 105 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 105। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? जो आत्मा का गूढ़ रहस्य की व्याख्या की गई है वह किस उपनिषद में की गई है? इससे पहले अपने क्वेश्चन में पढ़ा कि ब्रह्मा को प्राप्त करने का जो विषय बताया गया है मुंडक उपनिषद में बताया गया। तो यह जो ब्रह्मा आत्मा को गूढ़ रहस्य जो बताया गया वह किस में व्याख्या की गई है? कठ उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वतर में या फिर मुंडकोपनिषद में? तो आत्मा के गूढ़ रहस्य को कठोपनिषद में बताया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कठोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या की गई है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? इन चारों उपनिषद में से किस उपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वतर में या फिर मुंडकोपनिषद में? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि जो मुंडकोपनिषद है उससे तो ब्रह्मा को प्राप्त किया जाता है और परमात्मा का महिमा का वर्णन किस में किया जाता है? तो परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? जो ज्ञानी लोग होते हैं और अज्ञानी लोग होते हैं इन दोनों में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? कठ उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वतर में या फिर मुंडकोपनिषद में? तो आपने तीनों उपनिषद के बारे में एक एक चीज पढ़ लिया, बच गया श्वेताश्वतर। तो श्वेताश्वतर में ही ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया। तो चारों उपनिषद में क्या क्या बताया गया आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? यह जो सत्य है इसका मुख हमेशा किससे ढका हुआ रहता है? तांबा से, चांदी से, लोहा से, फिर हिरण्य पात्र से? तो सत्य का मुख ढका हुआ है हिरण्य पात्र से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरण्य पात्र से। सत्य का मुख हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है? ये जो सत्य का खजाना यह कहाँ है? पृथ्वीलोक में, नर्कलोक में, देवलोक में या फिर कोई नहीं? तो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि देवलोक के को प्राप्त किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सत्य के मार्ग से। तो सत्य का खजाना देवलोक में ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवलोक। सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना देवलोक है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अर्थात जो सेतु का मतलब होता है पुल। तो एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा पुल है वह कौन सा पुल है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु या फिर जवाहर सेतु? तो एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा सेतु है वह गांधी सेतु है और यह पटना में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। यूनान का राजदूत कौन था? यह जो यूनान है उस यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज, हेवनसांग, इतिसिंग या फिर उपयुक्त कोई नहीं? तो यूनान को जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? यह जो पाटलिपुत्र है जिसको आप वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, तो यह किस राज्य की राजधानी है? अगर आप बिहार में रहते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर देंगे कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या फिर आंध्र प्रदेश की? तो बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन है, यह सिलेबस है, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा बिहार। पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? यह जो महावीर मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? गया में, बक्सर में, पटना में या फिर आरा में? तो जो महावीर मंदिर है यह भी पटना में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में। महावीर मंदिर पटना में स्थित है। नगर की पालिका देवी कौन है? आपको हमने पढ़ाया था चैप्टर में कि जो नगर था उस नगर की पालिका देवी कौन थी? दुर्गा देवी, सरस्वती, पटन देवी या फिर शीतला माता? तो जो नगर की पालिका देवी थी वह पटन देवी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटन देवी। नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की पालिका देवी पटन देवी है।
कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? यह जो कौमुदी महोत्सव था, एक से पहले हमने एक क्वेश्चन में पढ़ाया था और वह भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव हमेशा शरद ऋतु में, शीत ऋतु में मनाया जाता है। तो यह मनाया कहाँ जाता था? शरद ऋतु में, वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में या फिर मुजफ्फरनगर में। तो कौमुदी महोत्सव हमेशा पटना में अर्थात पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बुद्ध के शासनकाल में या फिर समुद्रगुप्त के शासनकाल में? तो पूछा यह जा रहा है कि इन चारों में से किस राजा के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था थी वह बहुत ही अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? जो पाटलिपुत्र का नाम अंतर है वह क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर? तो आपको हम एक बात बता देते हैं कि पाटलिपुत्र का एक दूसरा नाम कुसुमपुर भी है और कुसुमपुर भी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कुसुमपुर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का जो नामांतर है वह कुसुमपुर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुसुमपुर। कुटीमत्ता के रचनाकार कौन है? यह जो कूटनीमता है इसके रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदरगुप्त या फिर चंद्रगुप्त या फिर मेगास्थनीज? तो जो कुटीनमत्ता है इसके रचनाकार जो है दामोदरगुप्त जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दामोदरगुप्त। कुटीनमता के रचनाकार कौन है? तो कुटीनमता के रचनाकार दामोदरगुप्त हैं। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? यह जो चंद्रगुप्त है यह किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश या फिर कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, परमार वंश या फिर गुरु नानक? तो जो सिखों के 10वें गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म पटना में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ था। तो इसे 3 रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? जो पाटलिपुत्र है जिसको आधुनिक काल में पटना के नाम से जाना जाता है, तो उसका बुद्ध काल के समय में क्या नाम था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम या फिर पुष्पपुर? कुसुमपुर यहाँ होना चाहिए था, पुष्पुरम लिखा रखा है। तो पुष्पपुर और कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम ये सभी के सभी नाम पटना के हैं। तो बुद्ध काल में पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध काल में जो पाटलिपुत्र का नाम था वह पाटलीग्राम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाटलीग्राम। पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में? तो पटना के उत्तर दिशा की ओर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर दिशा। और इसी गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल बनाया गया जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा पुल है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। बुद्ध काल में, महावीर काल में, अशोक काल में या फिर कोई नहीं? तो बुद्ध काल में ही पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बुद्ध। गोलघर कहाँ स्थित है? यह जो गोलघर है यह कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, नवादा में या फिर बक्सर में? तो यह गोलघर है यह अवस्थित है पटना में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पटना में। गोलघर पटना में स्थित है। इतिहास, जो पाटलिपुत्र का इतिहास है वह कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष या फिर 1000 वर्ष? तो जो पाटलिपुत्र का इतिहास है यह 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पुराना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? यह जो पटना नाम है यह किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक काल में तो पटना का नाम है ही, मध्यकाल में इसका नाम यह प्रसिद्ध हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना का जो नाम है यह, पाटलिपुत्र का जो पटना नाम है यह मध्यकाल में प्रसिद्ध हो गया था। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो इससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा दिया, इसी वीडियो में आपको बता भी दिया कि यह जो गांधी सेतु पुल है यह पाटलिपुत्र में स्थित है, अर्थात पटना में स्थित है, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाटलिपुत्र। गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र में अवस्थित है। जो पटना शब्द है वह किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किस शब्द से हुई है? पतनाथ से, पतनाथ से या फिर पश्चिम से? तो ये सभी के सभी आपको देखने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन हम तीनों में डिफरेंस बताते हैं। इसमें देखिए त के साथ डबल त है, मतलब एक आधा त एक पूरा त है। इसमें एक सिंगल त है और इसमें त के जब नीचे यह लगा दिया जाता है इसको हलंत पढ़ा जाता है, तो इसको आधा त पढ़ा जाता है। जब किसी भी शब्द के नीचे, जैसे माँ के नीचे यह हलंत लगा दिया जाएगा तो यह शब्द आधा हो जाएगा।
तो जो पटना की उत्पत्ति हुई थी वह पतनत शब्द से हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पतनात। पटना की जो उत्पत्ति हुई है वह पतनात शब्द से हुई है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? अर्थात पाटलिपुत्र में ये चारों के चारों महापुरुष है। पूछा जा रहा है कि किस महापुरुष का जन्मस्थल पटना है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गौतम बुद्ध। तो इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया था और बोला था कि गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आता है और हम तीनों बता देते हैं कि पाटलिपुत्र जो है, सबसे पहले जो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, इनका जो जन्म स्थान तो वह पाटलिपुत्र अर्थात पटना है और इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यह है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो पाटलिपुत्र गुरु गोविंद सिंह महापुरुष की जन्मस्थली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? यह जो मैथिल कोकिल है इस नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या फिर वेदव्यास। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यापति। और अलस कथा पाठ के भी लेखक यही थे। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? यह जो अलस कथा पाठ है यह कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से या फिर महाभारत से। तो उसमें पुरुषों की परीक्षा ली जाती है और यह अलस कथा जो है यह पुरुष परीक्षा पाठ से ही संकलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से। मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला के मंत्री कौन थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या फिर वीरेश्वर। तो मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका और यह क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीरेश्वर। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? जो मनुष्य होते हैं उनको कौन नष्ट कर सकता है? धन, धर्म, आलस या फिर कोई नहीं। तो मनुष्य को जो है आलस यह नष्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलस। मनुष्य को कौन नष्ट कर सकता है या कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को आलस जो है यह नष्ट कर देता है। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? अर्थात बहुत अधिक भूख लगने पर भी ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कुछ नहीं करेगा? आलसी व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, सचित्र व्यक्ति या फिर निर्धन व्यक्ति। तो भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करेगा? तो वह जो व्यक्ति होगा वह आलसी होगा। तभी तो उस पाठ में चारों के चारों व्यक्ति आग में होते हैं, चारों के चारों व्यक्ति का मृत्यु होने वाला होता है लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो भूख है उनको मृत्यु की कोई परवाह नहीं होती, तो भीषण भूख लगने पर वे क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, आलसी। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो आलसी कुछ नहीं कर सकते हैं। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में या फिर अयोध्या में। तो यह जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था यह मिथिला में रहता था। इससे पहले यह क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि वीरेश्वर जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा यह जाता है कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। और वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहता था। इन्हीं दोनों बातों को घुमा के पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिथिला में। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? जो आलसी थे उनको अन्न और वस्त्र कौन प्रदान करते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या फिर वीरेश्वर। तो यह जो वीरेश्वर था, जो मिथिला का मंत्री था, वही सभी आलसियों को अन्न और वस्त्र देता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीरेश्वर। आलसी पुरुष कितने थे? जो आलसी पुरुष थे वे कितने थे? 2, 3, 4 या फिर 5। तो आलसी पुरुषों की संख्या 4 थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। और अगर आपने इन क्वेश्चंस का संपूर्ण व्याख्या का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप संस्कृत संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी चैप्टर्स के हिंदी व्याख्या को वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप हिंदी व्याख्या के वीडियो को अच्छे से समझे हुए रहेगा तो आपको सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? यह जो अलस कथा पाठ है, पाठ के नाम से पता चल रहा है कि इस पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया। तो अलस कथा पाठ में आलस का वर्णन किया गया, ना ही धर्म का, ना ही अर्थ का और ना ही किसी चीज़ का नहीं। तो अलस कथा जो पाठ है उसमें आलस का वर्णन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलस कथा पाठ में आलस दोष का वर्णन किया गया। ये जो मैथिल कवि थे वे कौन थे? भास थे, कालिदास थे, विद्यापति थे, वह नारायण पंडित थे। तो जो मैथिल कवि थे जिनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है वे विद्यापति थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यापति। मैथिल कवि कौन था? तो मैथिल कवि विद्यापति था। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जो अलस कथा है यह किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है, हास्यात्मक कथा है, कारुणिक कथा है, रुला देने वाली कथा है, हंसी वाली कथा है, मजाक वाली कथा है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो यह जो अलस कथा है यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, व्यंग्यात्मक। अलस कथा एक व्यंग्यात्मक प्रकार की कथा है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सिलेबस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सभी के सभी क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चंस थे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह हमारे क्रैश कोर्स का 5वां क्लास था। इसके बाद आज इसका 7 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 12 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% इस संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्रैश कोर्स जल्द ही लाया जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।